ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत आज आपके लिए मानव भूगोल में एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। अपन का मानव भूगोल में जो मानव भूगोल के सिद्धांत चल रहा था, इस मानव भूगोल के सिद्धांत में दूसरा आज सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत में है संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व है वो एक दूसरे से संबद्ध है तथा एक दूसरे से निर्भर करता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। प्रत्येक भौगोलिक कारक है वह स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्येक कारक होता है, प्रत्येक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्येक भौगोलिक कारक होता है वो एक दूसरे पर को प्रभावित करता है तथा अन्य स्वयं भी अन्य दूसरे कारकों से प्रभावित होता है और किसी भौगोलिक कारक से प्रभावित होकर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। अनेक कारकों से मिलकर वो कारक प्रभावित होता है। कोई भी कारक है अन्य कारकों के से क्या करता है, प्रभावित होता है, अन्य कारकों से प्रभावित होता है तथा अन्य कारकों के नियंत्रण में रहता है। अतः कुल मिला के पार्थिव एकता का सिद्धांत के बारे में अपन कहते हैं कि पार्थिव एकता का सिद्धांत है उसमें एक तत्व है वो दूसरे तत्वों से मिलकर बनता है अथवा प्रत्येक तत्व है वो एक दूसरे से प्रभावित होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करता है। कोई भी एक अकेले तत्व का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो पाता है। प्रत्येक तत्व होता है वो एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं तथा कोई भी कारक है अन्य कारकों से प्रभावित एवं नियंत्रित होकर ही विकसित होते हैं तथा विकसित होने के बाद में अनेक कारकों को नियंत्रित करते हैं तथा प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, खान पान, जीवन, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था पर विभिन्न भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। किनका प्रभाव पड़ता है? भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ता है तथा इन्हीं भौगोलिक कारकों के ये भौगोलिक कारक हैं, इनका प्रभाव है मानव के जीवन पर पड़ता है, रहन सहन पर पड़ता है, खान पान पे पड़ता है, वेशभूषा पे पड़ता है तथा विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं ये भौगोलिक कारक हैं, ये मानव को प्रभावित करते हैं तथा मानव भी क्या है, एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है। ये भी क्या करता है, इन अपने ज्ञान और तकनीकी से इस भौतिक वातावरण में परिवर्तन करता है, अनेक प्रकार का परिवर्तन करता है। अनेक प्रकार के परिवर्तन करने से अनेक प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। मानव भी क्या करता है, भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन कर सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। ये सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, ये भी अनेक प्रकार से बनाते हैं। इनका भी जब सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित हो जाते हैं तो ये किसका प्रभाव पड़ा, इस पे सांस्कृतिक भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ा। तो मानव की सामाजिक व्यवस्था है पर भी विभिन्न प्रकार के भौगोलिक कारकों का, भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य स्वयं एक विवेकशील अपने ज्ञान तकनीकी कौशल से आधार पर भौतिक कारकों को प्रभावित करता है तथा इनको परिवर्तित करता है, इनको नियंत्रित करता है। इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के कारक भी क्या करते हैं, परिवर्तितशील हैं। वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कारक है वो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। पृथ्वी के जितने भी कारक हैं वो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा इनके विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी पर जितने भी जो भौगोलिक कारक हैं वो भी क्या करते हैं, एक इकाई के रूप में है, विभिन्न भागों में आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
इस प्रकार से पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो जलवायु है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु है, इसके विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं, जो आपके तापमान है, वायुदाब है, जो बरसात है, बादल हैं, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित हैं। पृथ्वी के जो भी जलवायु पाई, पृथ्वी पर जो भी जलवायु पाई जाती है, इस जलवायु के विभिन्न कारक हैं, जिसमें आपके तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, बादल, पाला, ये सब एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं, एक दूसरे से प्रभावित करते हैं या एक दूसरे से प्रभावित जुड़े हुए हैं। जहां तापमान अधिक होता है वायुदाब कम हो गया, जहां तापमान आपका कम है वहां वायुदाब अधिक हो गया। तो आपस में क्या है, इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबद्ध है। इसी प्रकार जहां बरसात की मात्रा अधिक है आर्द्रता अधिक मिलेगी, जहां आपके बादलों की मात्रा है आर्द्रता अधिक मिलेगी। इसी प्रकार जहां ठंड है पाले की मात्रा अधिक मिलेगी। तो ये जितने भी जो पृथ्वी पाए जाने वाले जलवायु के कारक हैं, वो भी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जलवायु के विभिन्न कारकों में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति है, वो भी क्या करती है, इन जलवायु से जुड़ी हुई है। जलवायु का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है और वनस्पति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। जलवायु के कारक विभिन्न प्रकार के कारक हैं। ये पृथ्वी पर भूपटल पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवों को एक ही प्रकार के समान जलवायु होने पर वहां पर पाए जाने वाले जो जीव हैं, या वो जो पाए जाने वाली आपकी वनस्पति है या पाए जाने वाले जीव हैं, उनमें समान रूप से प्रभावित करती है जलवायु भी। जलवायु पर पृथ्वी के भूपटल पर जो समान रूप से जलवायु पाई जाती है, उसे समान प्रकार के वहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं, समान प्रकार के मानव के कार्यकलाप पाए जाते हैं। तो किसका प्रभाव पड़ रहा है, किससे जुड़ी हुई है, जलवायु से जुड़ी हुई है, संस्कृति भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार एक समान जलवायु में एक समान वनस्पति पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के भौगोलिक कारक हैं, जैसे पृथ्वी की जो विभिन्न प्रकार की पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, या पृथ्वी के जो भूपटल है, बनावट है, भूमि की बनावट है, जलवायु के विभिन्न कारक है, आपके तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है, आपका बादल है, पाला है। इस प्रकार से ये भौगोलिक कारक हैं। और मिट्टी है, जैसे मिट्टी, वनस्पति, ये जितने भी कारक हैं आपके, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे पर इनका प्रभाव पड़ता है। अब उदाहरण के लिए देखो, आप क्या है, उदाहरण के लिए मिट्टी है। मिट्टी के निर्माण में, या मिट्टी किससे बनती है, मिट्टी के निर्माण में मुख्य रूप से वहां पाए जाने वाली जो मिट्टी का निर्माण होता है वो किससे होता है, वहां पाई जाने वाली जो भूमि है, भूमि से, वहां पाई जाने वाली जलवायु से तथा वहां पाई जाने वाली वनस्पति से। इन तीनों तत्वों के सम्मिलित योग से क्या बनती है, मिट्टी बनती है। और जब मिट्टी बन जाती है तो ये मिट्टी किसको प्रभावित करती है, वहां की वनस्पति को प्रभावित करती है, वहां की वनस्पति को। तो क्या हुआ, मिट्टी किससे बनी, मिट्टी बनी भूमि से, जलवायु से और वनस्पति इसके योग से बन गई। अब मिट्टी जब ये बन गई तो ये जैसे तैयार होगी तो ये किसको प्रभावित कर रही है, वनस्पति को प्रभावित कर रही है। तो एक दूसरे से क्या है भाई, मिट्टी बनी वनस्पति इनसे, और वनस्पति जब मिट्टी अच्छी तरह तैयार होगी तो वहां की जो वनस्पति को भी प्रभावित करती है। इसी प्रकार आपने वनस्पति का प्रभाव भी पड़ता है। दूसरा उदाहरण देखो, ये पहला उदाहरण था, दूसरा उदाहरण क्या है, वनस्पति। वनस्पति भी क्या करती है, प्रभावित करती है वहां के तापमान और आर्द्रता, इनके योग से बनती है। वनस्पति है, तापमान, आर्द्रता, इनके सम्मिलित प्रभाव पड़ता है, वहां पर वैसे ही वनस्पति होगी। जैसे आपने देखा होगा कि उष्ण आर्द्र क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है, वहां अधिक मात्रा में वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहां पर क्या है, वनस्पति पाई जाती है, वो सघन पाई जाती है, सघन वनस्पति पाई जाती है। किसका प्रभाव पड़ रहा है, तापमान का और आर्द्रता का। वर्षा है, आर्द्रता का मतलब क्या है, वर्षा।
इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ वनस्पति ज़्यादा मात्रा में होगी, सघन मात्रा में होगी, अधिक मात्रा में वनस्पति का निर्माण होगा। और जैसे ही क्या है कि ये वनस्पति वहाँ पर होगी तो ये वनस्पति किसको प्रभाव कर देगी? आर्द्रता को और वर्षा की मात्रा को प्रभाव करती है। इसी प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति होती है, उसकी मात्रा कम होती है क्योंकि यहाँ पर बरसात की मात्रा है कम है, वर्षा भी कम है, और दूसरा तापमान होता है, तापमान अधिक होता है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपकी वनस्पति होगी, वनस्पति कम मात्रा में मिलेगी, कम। तो वनस्पति यदि कम है तो वहां पर क्या है कि जो बरसात की मात्रा है वो भी आपकी कम होगी। तो किसका प्रभाव पड़ रहा है? देखो, तापमान और आर्द्रता, वर्षा का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है और वनस्पति का प्रभाव होता है वो आपका क्या पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है? आर्द्रता पर और तापमान पर प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी भौगोलिक कारक हैं, जितने भी मानवीय कारक हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, एक दूसरे से प्रभाव से विकसित होते हैं, तथा विकसित होने के बाद में जो विकसित हो जाएंगे तो एक दूसरे को आपस में प्रभावित करेंगे, विकास का जो प्रभाव है वो एक दूसरे पर डालेंगे, और ऐसे सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। प्रत्येक जो भौगोलिक कारक है वो वहाँ के वातावरण को प्रभावित करता है तथा उससे अलग प्रकार की संस्कृति का निर्माण होता है। इस प्रकार से प्रत्येक जो भाग है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबद्ध है। कोई भी भाग है एक अकेले तत्व का, एक अकेले भौगोलिक कारक का स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व नहीं होता है। यही इस सिद्धांत का मुख्य बात है कि सभी तत्व हैं, सभी तत्व आपके हैं। पार्थिव एकता का मतलब है कि सभी एकता पाई जाती है, सब में प्रत्येक तत्व है वो जुड़े हुए हैं, सभी तत्व हैं, सभी कारक है, भौगोलिक कारक है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक जो कारक हैं उनका स्वयं का प्रभाव पड़ता है तथा वो दूसरे कारक से प्रभावित होता है तथा अपना प्रभाव भी दूसरे कारकों पर पड़ता है, डालता है। इसी प्रकार से मानव है, मानव पर भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ता है और मानव स्वयं भी क्या है, विभिन्न कारकों से प्रभावित करता है। मानव भी अपने ज्ञान, तकनीकी विवेक से इस भौगोलिक कारकों पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार से जितने भी तत्व हैं, चाहे भौतिक तत्व है, मानवीय तत्व है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जितने भी भौगोलिक कारक हैं, जैसे आपके भूमि की बनावट है, जलवायु है, वनस्पति है, मिट्टी है, जीव जंतु है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम अंतर संबंध का सिद्धांत भी है। इसको क्या कहते हैं? दूसरा अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत भी यही सिद्धांत है। अब विभिन्न भूगोलवेत्ता हैं, उनके मत विभिन्न भूगोलवेत्ता हैं, उनमें पहला भूगोलवेत्ता है राजनीतिज्ञ, मानव भूगोल के पिता, राजनीति भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजल सबसे पहले भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने मानव भूगोल की पार्थिव एकता के बारे में कहा। पहले भूगोलवेत्ता हैं मानव भूगोल के पिता, राजनीतिक भूगोल के पिता भी हैं। इन्होंने अपनी बुक, किताब का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिक में पार्थिव एकता के सिद्धांत का उल्लेख किया है, पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बल दिया है, पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बल दिया है। इनका जो सिद्धांत है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किताब है, बुक है, इसमें उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत पर ही बल दिया है। मानव भूगोल के पिता रेटजल ने, फ्रेडरिक रेटजल कौन है? फ्रेडरिक रेटजल ने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है। मानव भूगोल के जितने भी दृश्य हैं, मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं।
और केवल उसी के द्वारा ही समझे जा सकते हैं या समझाए जा सकते हैं। पार्थिव एकता के जो भी भूदर्श हैं, जो उनको जो दर्शे हैं, ये भूदर्शे हैं, ये भौतिक जो दर्शे हैं, इनको किसके द्वारा समझा जा सकता है? इनको सिर्फ अपन के पार्थिव एकता द्वारा ही समझा जा सकता है। प्रत्येक स्थान का भौगोलिक दृश्य, प्रत्येक स्थान का भौगोलिक दृश्य वहां के वातावरण से संबंधित है, वहां के वातावरण से संबंधित है तथा वातावरण स्वयं भी इन भौगोलिक कारकों से प्रभावित होता है। भौगोलिक दृश्य हैं वो वातावरण से प्रभावित होते हैं और वातावरण स्वयं किससे प्रभावित होता है या किसका योगदान रहता है? वातावरण को निर्माण में इन भौगोलिक कारकों का योगदान रहता है। अर्थात क्या है कि प्रत्येक जो भौगोलिक कारक हैं वो वातावरण का निर्माण करते हैं और वातावरण में जैसे वातावरण है तो वातावरण के विभिन्न कारक किसको बनाएंगे? भौतिक दृश्यों को बनाएंगे। अर्थात क्या है कि मानव भूगोल के पिता रेडजर है, ये भी क्या है? पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बल देते हैं। उन्होंने बताया कि जितने भी जो भूदृश्य हैं उनको केवल किस के द्वारा समझा जा सकता है? पार्थिव एकता के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसके बाद में रेडजर के बाद में भूगोलवेत्ता है ब्लास, क्या नाम है? विडाल दी ला ब्लास, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। इन्होंने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बल दिया है। इन्होंने भी क्या कहा है कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र हैं, राजनीतिक मानचित्र है, उनको एक देश के राजनीतिक मानचित्र को वहां के जो प्राकृतिक मानचित्र हैं, क्या है? प्राकृतिक मानचित्र के द्वारा समझा जा सकता है। एक देश के राजनीतिक मानचित्र है उनको भली भांति किस प्रकार से समझा जा सकता है? प्राकृतिक मानचित्र के द्वारा समझा जा सकता है। ये मानचित्र हैं, राजनीतिक मानचित्र है और प्राकृतिक मानचित्र है, एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। राजनीतिक मानचित्र क्या है? किसका प्रभाव पड़ेगा? प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र में क्या है? वहां की स्थलाकृति किस प्रकार है? देश की स्थलाकृति, वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी, वनस्पति, इनका प्रभाव, ये सब क्या है? प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक चीजें, संसाधन कैसे हैं? संसाधन मान लो, संसाधन ये एक देश में निकलते हैं, ये जिसे मानचित्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि समृद्धशील है तो वहाँ के राजनीतिक मानचित्र भी क्या, उस देश का राष्ट्र है और राजनीतिक रूप से समृद्ध होगा। ये स्थलाकृति, प्राकृतिक स्थलाकृति बड़ी है तो राजनीतिक मानचित्र भी बड़ा होगा, उस देश समृद्धशाली होगा। संसाधन ज्यादा निकलते हैं तो एक दूसरे को ये मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है और प्राकृतिक मानचित्र एक दूसरे, जहाँ की मिट्टी समृद्धशाली है, वनस्पति अधिक है, संसाधन अधिक है, जलवायु बढ़िया है, अच्छी है, तो वहाँ की राजनीतिक मानचित्र है वो भी अच्छा होगा। वहाँ के राजनीतिक अधिक समृद्धशाली देश बनेगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। तो प्राकृतिक मानचित्र है वो किसका प्रभाव पड़ता है? वहाँ के राजनीतिक मानचित्र पर पड़ता है, उस देश के राष्ट्र के निर्माण पर पड़ता है। तो क्या है? प्राकृतिक मानचित्र है वो स्पष्ट किस करता है? राजनीतिक मानचित्र। या राजनीतिक मानचित्र किससे स्पष्ट होता है? वहां के प्राकृतिक मानचित्र से स्पष्ट होता है। इस प्रकार पार्थिव एकता का सिद्धांत है उसको वह एक शाश्वत और विश्वसनीय सत्य है, शाश्वत और विश्वसनीय सत्य है। पार्थिव एकता का सिद्धांत शाश्वत और विश्वसनीय सत्य है जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। हमारे ब्रह्मांड की प्रत्येक तारे, हमारे ब्रह्मांड के प्रत्येक तारे हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, आकर्षण में अपना प्रभाव डालते हैं और संतुलित अवस्था में बने रहते हैं। प्रत्येक तारे हैं, पृथ्वी है, चंद्रमा है, विभिन्न प्रकार सूर्य है, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आकर्षित करके एक दूसरे से संतुलित अवस्था में बने रहते हैं। प्रत्येक जो तारे हैं वो अपन संतुलित अवस्था में। इसी प्रकार पृथ्वी के धरातल में विद्यमान प्रत्येक भौगोलिक कारक हैं वो भी क्या है? संतुलित अवस्था में है, एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे को नियंत्रित करता है। जैसे नदी घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए
वहाँ पर क्या है, यातायात के साधन अधिक है, वहाँ पर उद्योग अधिक लग जाते हैं, नदी नाले अधिक हैं, इसलिए सिंचाई के साधन अधिक है। तो जो आपके नदी घाटी है, यहाँ पर लोगों की संख्या, जनसंख्या क्या होगी, सघन जनसंख्या होगी, जनसंख्या सघन होगी। इसकी उल्टा है, जहां मरुस्थलीय क्षेत्र है जनसंख्या कम होगी, क्योंकि वहां पर क्या है कि सिंचाई के साधन कम है, कृषि कम मात्रा में होगी, यातायात के साधन कम होगा, तो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे को नियंत्रित कर रहे हैं, एक दूसरे का प्रभाव पड़ रहा है। इन कारकों, नदी घाटी का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, जनसंख्या पर पड़ रहा है। मरुस्थल का प्रभाव भी किस पर पड़ेगा, जनसंख्या कम हो जाएगी तो वहां पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से जनसंख्या जलवायु विपरीत होने पर भी, जलवायु के कारक विपरीत होने पर भी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वहां पर 2 स्थान है, कालगुडली और कुलगार्डी। ये दोनों मरुस्थलीय क्षेत्र है, रहने के लिए विपरीत है, लेकिन क्या है, दोनों क्या संसाधन, यहाँ पर सोने की खाने हैं, सोना निकलता है, तो क्या प्रभावित कर रहा है, संसाधन प्रभावित कर रहा है जनसंख्या को, इसलिए वहां पर जनसंख्या अधिक है। विपरीत परिस्थितियां होने पर भी इन क्षेत्रों में सोने की खान है, तो वहां जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में निवास करती है। इस प्रकार से जो इस पार्थिव एकता का सिद्धांत का सारांश ये है कि पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान प्रत्येक जैविक कारक है, अजैविक कारक है, कौन से जैविक कारक, अजैविक कारक है, ये आपके भौतिक कारकों से प्रभावित होते हैं। भौतिक कारकों में कौन कौन से आगे, आपके प्राकृतिक कारक भी आते हैं और सांस्कृतिक कारक भी आते हैं। ये इन दोनों कारकों से प्रभावित होते हैं और इनको प्रभावित भी करते हैं। भौतिक कारक है, इनसे प्रभावित होते हैं, अतः पृथ्वी के धरातल पर जो भी जैविक और अजैविक कारक हैं ये भौगोलिक कारकों से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे पर परस्पर अंतर संबंधित है। मनुष्य भी भौतिक कारकों से प्रभावित होता है तथा अपनी ज्ञान, तकनीकी कौशल से इस सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इस प्रकार से पार्थिव एकता के सिद्धांत में भी अपन मानव और जो भौगोलिक कारक हैं एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं।